हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज एक केस के आधार पे आपको कुछ ऐसी परिस्थिति बताने वाला हूं जिससे आप बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और कौन सी लीगल ओपिनियन को सीख करें, क्योंकि ऐसे मामलों में हमेशा कंफ्यूजन रहती है और लीगल ओपिनियंस भी दो या उससे ज्यादा हो सकती हैं। दोस्तों, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। देखिए, आपकी मैरिज होती है, एक लड़की आपके घर पे आ जाती है, सब कुछ सही सामान्य, लड़की में देखने में कोई कमी नहीं है और आराम से आपका कुछ समय निकल भी जाता है। फिर एकाएक एक दिन क्या होता है कि वो लड़की कुछ ऐसा काम करती है जिससे आपको बहुत अजीब सा लगता है कि इसने कैसे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, शादी के 5वें दिन वो जो लड़की है वो नहाने के लिए जाती है और जब वहां से बाहर आती है तो अर्धनग्न अवस्था में बाहर आ जाती है, जबकि बाहर घर के सारे बड़े बैठे हुए होते हैं और उन सबके सामने से होती हुई गुजर जाती है। आपको लगता है ये लड़की पढ़ी लिखी है, इसको इतना सब कुछ पता है, ये ऐसा कैसे कर सकती है। आपको उस बात पे विश्वास नहीं होता। दोस्तों, ऐसी कोई और घटना भी हो सकती है, जैसे कि वो लड़की ने दूध उबालने के लिए किचन में रखा है और दूध उबल करके उसके सामने गिर रहा है, लेकिन वो लड़की सिर्फ उसको देखे जा रही है। यह घटना शादी के 10वें दिन होती है और आपको लगता है कि यार ये क्या है। और इसी प्रकार की अन्य और भी अनेक घटनाएं घट सकती हैं। इस प्रकार की घटनाएं या इससे संबंधित जो मैंने आपको उदाहरण बताया, घटनाएं आपके साथ घट रही हैं। अब आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। ये तो आपको समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन उस गड़बड़ को एग्जैक्टली कैसे आप फाइंड आउट करें, क्योंकि वो लड़की बाकी समय पे सामान्य रूप से बात करती है, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसा कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, वो अचानक से स्टीयरिंग घुमा देती है और आपकी जान बाल बाल बचती है, गाड़ी भी डैमेज हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की परिस्थितियों की आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार की पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं। ये ऐसी चीज है जो आप किसी को बताओगे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने लड़की बैठी है, ठीक से बात कर रही है, हंस रही है, बोल रही है, सब कुछ है, लेकिन वो पर्टिकुलर घटनाएं केवल आपको पता है, जिससे आपको पता है कि इसके अंदर कोई ना कोई तो इफेक्ट है, इसकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई तो दिक्कत है। अब अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो डॉक्टर कोई आपको स्पष्ट लिख के नहीं देता है, क्योंकि उस डॉक्टर से भी बहुत अच्छे से बात करती है, वहां उससे जो पूछता है, जो उसके एग्जामिनेशन करता है, ऑलमोस्ट सब ठीक है। आप कहते हो बस बीच बीच में कुछ ऐसा करती है जिसके डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है, लेकिन उससे कुछ खास स्पष्ट पता नहीं चलता। अब दोस्तों, ऐसे मामले में आपको ऐसा लगता है कि हम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और साल भर के अंदर अंदर हम एक केस फाइल करते हैं, जिसपे रिसेंटली भी मैंने वीडियो बनाया और 5 साल पहले भी एक वीडियो बनाया था, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का, कि भाई ये हमारी शादी जो है धोखाधड़ी से हुई है और इसको वॉइडेबल कर दिया जाना चाहिए, यानी शून्यकरणीय घोषित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां इशू ये है कि ये तो हो गई सेक्शन 12 की बात, और एक और होता है सेक्शन 13 ऑफ एचएमए, यानी सेक्शन 13 ऑफ एचएमए, हिंदू मैरिज एक्ट, यानी तलाक के लिए जो धारा होती है। अब यहां इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे मामलों में क्या आपको सेक्शन 12 में जाना चाहिए या फिर आपको सेक्शन 13 यानी तलाक के वाद में जाना चाहिए। तलाक का जो वाद है वो शादी के 1 साल के बाद दर्ज होता है, और जो धोखाधड़ी का वाद है शादी के 1 साल के अंदर अंदर या जिस दिन पे आपको धोखाधड़ी का पता चलता है उसके 12 महीने के अंदर अंदर आप दर्ज करा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐसी परिस्थिति है जैसी मैंने आपको बताई, ऐसे में एक चीज स्पष्ट है कि आप सेक्शन 12 का केस बिल्कुल फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड पे तथ्य होने चाहिए कि आपकी शादी धोखाधड़ी से हुई है। उस बीमारी को डॉक्टर भी स्पष्ट नहीं लिख पा रहे हैं, और फिर यह बताना कि उस बीमारी को छुपा करके शादी कराई गई है, मुझे लगता नहीं। और जितने मैंने आज तक केसेस देखे हैं उनमें भी जहां पे आपके पास ऐसा कुछ नहीं होता, केवल उस लड़की की कुछ अजीबोगरीब हरकतें हैं और ज्यादा से ज्यादा आपने किन्हीं हरकतों की वीडियो बना ली है, तो इसके बेस पर सेक्शन 12 साबित हो नहीं पाता है। तो ऐसे में दोस्तों, बेहतर होता है कि आप तलाक का मुकदमा ही दायर करें। या तो आपके पास प्रॉपर है, कुछ एविडेंस है आपके पास कि हाँ भाई इन्होंने इस चीज को छुपा लिया था और शादी के बाद ये चीजें हैं, लेकिन जहां ऐसा है कि वो घटना कभी कभार घटती है और उसका कोई प्रमाण भी नहीं है कि इसके दिमाग में कुछ है, बातचीत करने में लड़की बिल्कुल सही है, तो ऐसे में कई बार सेक्शन 12 करना सही नहीं होता है। सेक्शन 12 करने की राय हम आपको तभी देते हैं जब आपके पास कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हों जिनमें साफ साफ लिखा हो। जैसे एक मामला भी मैंने दर्ज कराया था लास्ट ईयर, उसमें डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट किए, साइकोलॉजिकल टेस्ट, और सब नेगेटिव लिख करके पूरी लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी और शादी से पहले ऐसा कुछ बताया नहीं था। तो उसके बेसिस पर हम गए कि भाई ये मेडिकल इसको बीमारी है, इतनी गंभीर बीमारी है और इन्होंने बताया नहीं था, तो वहां तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर ये मेडिकल रिपोर्ट ऐसी ना हो, केवल डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई कुछ मेडिसिन हो या लड़की के 1-2 वीडियो हो, तो केवल उसके बेस पे जाना टाइम खराब करने वाली बात हो सकती है, क्योंकि सेक्शन 12 भी उतना ही टाइम लेता है डिस्पोज ऑफ होने में जितना कि तलाक का वाद। अगर वो वहां पे खारिज हो जाता है और फिर आप तलाक में जाते हो तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ता है। या फिर इसका एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं, आप सेक्शन 12 और ऑल्टरनेटिवली सेक्शन 13 का रिलीफ भी मांग सकते हैं। ऐसे भी हमने कुछ मामले दर्ज कराए जहां हमने ऑल्टरनेटिवली दोनों रिलीफ को मांगा, सेक्शन 12 के और सेक्शन 13 के, तो वो रास्ता भी आप इसमें अपना सकते हैं।
लेकिन उसमें फिर बात वही है कि दोनों की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो इस चीज को पहले आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर लें कि आपकी जो परिस्थितियां हैं वो किस कैटेगरी की हैं, और उसी के अनुसार आप चूज करें कि आपको जो केस है वो सेक्शन 12 में फाइल करना है या सेक्शन 13 में फाइल करना है या ऑल्टरनेट रिलीफ दोनों मांगना है, उस तरह से फाइल करना है, और उसके बाद ही आपको केस फाइल करना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।